नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज हमारे साथ हैं किशोर उपाध्याय जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं और मंत्री रहे हैं उत्तराखंड में। और उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि इस समय वो उत्तराखंड के लिए वनाधिकार आंदोलन चला रहे हैं। बहुत बड़ा आंदोलन है उत्तराखंड की संसाधन, जंगलों को, वहाँ की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए। तो आज उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि ये आंदोलन क्या है और इसकी प्रेरणा कैसे मिली। किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। ये जो आप आंदोलन चला रहे हैं, उसके पीछे तो प्रेरणा क्या है और मकसद क्या है, अंततः क्या उसका उद्देश्य है? रोशन जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर, जो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि मध्य हिमालय और जो लोग जंगलों पर जिनका जीवन आधारित था या है, उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। आप स्वयं में जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। मैंने आपका काम भी देखा है और आपके नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत सी जगह जो है उस आंदोलन में काम भी किया। इसलिए उस तरह के जो राज्य हैं या क्षेत्र हैं, आपसे ज़्यादा उसके बारे में कोई नहीं जानता है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि प्रेरणा कैसे मिली। मैं एक दिन बड़कोट गया हुआ था, जहाँ नीचे तिलारी है, और जो अपने जल जंगल जमीन पर अपने अधिकार की बात है, इतिहास का पहला जो है 30 मई 1930 को जब वहाँ की सत्ता ने उनके जंगलों पर ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने सबसे पहला आंदोलन किया। उस समय न सड़कें थी, न संवाद के कोई साधन थे। वो सारा का सारा जो है इलाका जो है वो यमुना नदी के किनारे आ गया। और जब उनके ऊपर गोलियां चली तो कितने लोग मारे गए, कितने यमुना में बह गए। बहुत से लोग जो घायल हुए वो जंगलों में गए, तो उस समय तो खाने पीने के लिए, इलाज के लिए कोई व्यवस्था थी नहीं। वो जंगलों में ही मर गए, कुछ कुछ वे जंगली जानवर खा गए। और जब उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया, तो सत्ता उनके पास गई कि आप लोग माफ़ी मांगिए। उन लोगों ने वो हंस दिए। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा काला धब्बा है देश के इतिहास पर भी, और बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे विश्व के उस समय के इतिहास पर इससे बड़ा कोई काला धब्बा नहीं हो सकता कि जब वो लोग जुर्माने की रकम नहीं दे पाए तो उनकी बहु बेटियों का जो है उनकी नीलामी हुई। आप सोचिए, पहाड़ी के बहु बेटी की नीलामी हो, जो उसके घर की सबसे बड़ी इज्जत है, तो किस तरह की हालत उस समय हुई होगी। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था पूजा करके, जब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में, तो सामने मेरी नज़र गई, वहाँ सामने जहाँ राजगढ़ी से गोलियां चली थी। तो पता नहीं मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा कि मैंने कहा, किशोर उपाध्याय, तुम कैसे नालायक हो। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने जंगलों पर अपने अधिकारों के लिए अपनी जान दे दी, इतनी बेइज्जती सही, और आपके सारे हमारा जीवन ही जंगलों पर आधारित था, और यहाँ जो है हम लोग चुप बैठे हुए हैं। तो तब मेरी दिमाग में ये बात आई और फिर हमने जो है 30 मई को देहरादून में एक बड़ा वनाधिकारों पर, जो हमारे पुश्तैनी हक हकूक़ हैं, उस पर एक बड़ा कार्यक्रम किया वहाँ पर, जिसमें बीजेपी को छोड़ करके हर जो है राजनीतिक दल और जो हमारे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन हैं, उन सब लोगों ने उसमें भाग लिया। और तब उसमें बहुत सी चीज़ें आई। जैसे हम गांव में रहते थे, अब आज भी मेरा गांव जो है जंगल के बीच में है, बांस के जंगल हैं, और हमको जो है वो फॉरेस्ट ड्वेलर नहीं माना जा रहा है। फिर जब ज़्यादा खोजबीन की तो ये मेरी भी नालायकी है कि सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाया, और उसमें ये कहा गया है कि जो इस तरह के जंगलों पर आधारित समुदाय हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर हैं,
आदिवासियों की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरा जीवन जंगलों पर आधारित था, हम पशुचारण करते थे, हम झूम की खेती करते थे, हम कहीं भी दरख्वास्त डाल करके अपनी खेती कर सकते थे जंगल के बीच में। तो 2006 का जो कानून बना है उसमें सबसे पहले ऐसे लोगों से माफ़ी मांगी गई है कि हमने आपकी ज़िंदगी छीन ली, आपके जंगल छीन लिए और उनके लिए कुछ नहीं किया। तो इसलिए उस कानून में ये कहा गया है कि उनके जो सामुदायिक कम्युनिटी राइट्स हैं और इंडिविजुअल व्यक्तिगत राइट्स हैं जंगलों पर, वो उनको वापस मिलने चाहिए। जैसे हमारा जीविका का था, जैसे हमारे घर में हम घर बनाते थे तो लकड़ी, बजरी, पत्थर सब कुछ निःशुल्क मिलता था। जैसे खैर है, हमारे यहाँ जंगल है खैर का, तो उससे जो है हमारे औजार बनते थे, हल्का औजार, बहुत सी चीज़ें बनती थी, परेड़ा बनता था। वो सारा का सारा आपने छीन लिया हम लोगों से और उसको जो है आपने पान मसाले वालों को दे दिया। उसमें वो पान मसाला बनाते हैं, लोगों की जो है वो सेहत खराब करते हैं। तब हम लोगों ने ये विचार किया कि इस पर हमको एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। और आपको ये जान करके खुशी होगी कि जो ये झारखंड की इस समय सरकार बनी है, ये जल, जंगल और ज़मीन के मुद्दों पर बनी है, वहाँ पर जो है झारखंड की। तो तब हमने वहाँ से शुरू किया और हम ये कह रहे हैं भाई हम आपके जंगल नहीं काटेंगे, हम क्यों जंगल क्यों काटेंगे, लेकिन आपको जो है, जो आपने हमारा सब कुछ ले लिया, 72% हमारा जंगल है, फिर बाकी जो है सरकारी ज़मीनों पर केंद्र और राज्य सरकार के कब्जे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो जो 91% ज़मीन है वो हम उत्तराखंड वासियों के कब्जे में नहीं है। खाली 9% पर जो है हम खेती बाड़ी करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई उसका कॉम्पनसेशन हमें दीजिए। मैंने बड़ी कोशिश की कि एनडीसी में 3 बार, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, कि पानी पर हमारा अधिकार होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्स है। जैसे आप अगर तेल हो या कोयला हो, वो जो है प्राकृतिक संसाधन है, तो मुफ्त में तो नहीं मिलता है, उसकी रॉयल्टी मिलती है, तो वो हमको क्यों नहीं मिल रही। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और उसने कहा है कि एक पेड़ का जो पर्यावरणीय योगदान है वो 75,000 रुपये हर साल का मिलता है। तो हम हाँ, एक पेड़ का, तो हमारे उत्तराखंड में जितने पेड़ हैं, महाराज प्रधानमंत्री जी, मत दो 75,000 रुपये हमको, अगर आप उसका आधा नहीं 1/10 भी दे दो प्रत्येक पेड़ का, तो हम आपके यहाँ दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार भी चला लेंगे। तो हमारा कहना ये है कि भाई उसका कॉम्पनसेशन दीजिए। और उसमें सबसे पहले आपने हमारा चूल्हा बुझाने की काम किया। हमारी चूल्हे की लकड़ी आपने छीन ली, हम पेड़ नहीं काट सकते, लकड़ी नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए एक रसोई गैस का जो है वो सिलेंडर वहाँ के प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह निःशुल्क मिलना चाहिए। बिजली और पानी का बिल नहीं आना चाहिए। अरे भाई हमारा पानी है, हमारे पानी को यहाँ दिल्ली में जो है फ्री दिया जा रहा है। हम फ्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो क्षतिपूर्ति की बात करते हैं। इसलिए बिजली और पानी का बिल नहीं आना चाहिए। आपने हमारा रोजगार छीना, तो हमको फॉरेस्ट ड्वेलर मानते हुए, जो बाकी फॉरेस्ट ड्वेलर को सुविधाएं इस देश में मिली हुई हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। और आपको पता है, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन था तो हमारी पहली मांग ये थी कि भाई हमारे बच्चों को केंद्र सरकार की सेवाओं में और उत्तर प्रदेश की सरकार की सेवाओं में आरक्षण दिया जाए। हमको थोड़ा बहुत जो सुविधाएं मिल भी रही थी, जैसे आर्मी में और बाकी चीज़ों में छूट थी कि भाई लंबाई की छूट थी, बाकी चीज़ों की छूट थी, वो सब आपने ख़त्म कर दी है। जंगली जानवर लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं, लोग मार देते हैं। भाई आपका जंगली जानवर है, जिसको मार दिया तो परिवार बर्बाद हो गया, उसका आप कोई कंपनसेशन नहीं देते हो। 2-4 लाख रुपए में क्या होता है, तो उसको 25 लाख रुपए जो है मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आपने अगर हमारा रोजगार छीना है तो ये केंद्र और राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्तराखंड के एक परिवार में एक सदस्य को हम पक्की उसकी योग्यता अनुसार जो है रोजगार, पक्का रोजगार देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। उसी तरह से जैसे हमारी व्यवस्था थी, जैसे अपना घर बनाते थे, पशुशाला बनाते थे या छानियों में जाते थे, तो लकड़ी, बजरी, पत्थर सब निःशुल्क था, वो हमको मिलना चाहिए। आप उसकी जगह, हम नहीं कह रहे हैं कि हम जंगल काट देंगे, अरे भैया उसकी जगह हमको कुछ सरिया दे दो, कुछ सीमेंट दे दो, कुछ जो है आज तो बड़े बड़े
रेत माफिया और वन माफिया वहाँ पनप गए हैं, तो उसमें इस तरह से आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब जैसे हमारे जो ज़मीन है, बड़ी मुश्किल से लोग उसमें कुछ बोते हैं, वैसे सारी ज़मीनें जानवरों के डर से वो खाली हैं। ऊपर तो बंदर सब नष्ट कर देते हैं, नीचे घाटी में सुअर नष्ट कर देते हैं। तो उसका कम से कम 5,000 रुपये नाली आपको जो है उसका कॉम्पनसेशन देना चाहिए। और जब हम आपके लिए ऑक्सीजन भी दे रहे हैं इस कोविड-19 के, उसमें अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी आवश्यकता सबसे पहले ऑक्सीजन की है, फिर पानी की है। और ऑक्सीजन और पानी है तब आपकी अन्न सुरक्षा है। तो हम ऑक्सीजन की सुरक्षा दे रहे हैं, हम जल सुरक्षा दे रहे हैं और अन्न की सुरक्षा दे रहे हैं। ये तीनों हम देने का काम कर रहे हैं। और उसमें आप जो है अगर वहाँ के लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, वहाँ के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और आप स्वास्थ्य सेवाएं तो जो हाल है आप देख रहे हैं, तब चाहे वो पहले तो कोई बीमार ना हो, लेकिन अगर कोई गंभीर भी बीमारी हो तो उसको निःशुल्क मिलनी चाहिए। ये हमारी उसमें, और चकबंदी सबसे पहले हमारा उसमें मांग है कि भाई यहाँ चकबंदी हो और यहाँ की ज़मीनों के लिए जिससे ये खुर्द-बुर्द ना हो, उसके लिए जो है जिस तरह से अन्य राज्यों में, मध्य हिमालयी राज्य जो हैं उसमें जिस तरह की व्यवस्था है, अंडमान में जिस तरह की व्यवस्था है या दूसरी जगह जिस तरह की व्यवस्था है, उस तरह से जो है वो भू कानून बनने चाहिए। तो ये वन अधिकार आंदोलन की प्रेरणा जो है वो तिलारी कांड से मिली है, जहाँ के लोगों ने अपने जंगलों पर अपने अधिकारों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अच्छा, जो आपने बात कही कि 1986 का चाहे वो फॉरेस्ट एक्ट हो, चाहे 2006 का फॉरेस्ट ड्वेलर्स राइट एक्ट हो, इन दो कानून के कारण क्या हुआ कि उत्तराखंड के लोग अपने घरों में बंद हो गए। यानी जो हम अपने गौशाला के लिए या अपने गायों के लिए घास लेके आते थे, हमको जंगल जाना बंद कर दिया। जो लकड़ी गिरी हुई, जो पेड़ गिर जाते थे वो लेके आते थे, वो भी बंद हो गया। कहीं उसके कारण विद्रोह की स्थिति है। अगर आज उत्तराखंड में जंगलों में आग लगती है तो गांव वाले आग बुझाने नहीं जाते, जबकि पहले ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। लोग जंगल को अपना मानते थे, अगर आग लगी तो सारे गांव वाले जाके उसे बुझाते थे, क्योंकि वो अपना था, अपनापन था। पर इन कानूनों के आने से जंगलों का संरक्षण से ज्यादा जंगलों का नुकसान हुआ, क्योंकि वो लोगों से दूर कर दिया गया कि आपका नहीं, हमारा है, सरकार का है। तो सरकार के खिलाफ एक विद्रोह जैसी स्थिति है। नहीं, मैं जो है आपको बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ विश्व का सबसे प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह 1980 का जो फॉरेस्ट एक्ट है। अब अगर आप उसको देखेंगे तो किस तरह से अंधे कानून बनते हैं, उसकी वानगी आपको दिखाई देगी। अब जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि भाई जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको कोई नुकसान पहुँचे। आपने देखा होगा कि पहले जो है, जो राजे महाराजे अंग्रेज़, वो जो है शेर का शिकार तो बेचारा शिकारी करता था, उसके ऊपर अपनी टांग रख करके बंदूक लेके खड़े हो जाते थे कि हमने ये शेर मारा है। अब आपने ठीक है उसके प्रोटेक्शन के लिए तो कानून बना दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जो शिकारी रहा होगा, जो उसके साथ जाता होगा राजा के साथ या अंग्रेज के साथ, जो उस शेर की खाल निकाल के उसको बेचता होगा या उसके नाखूनों का भी व्यापार करता होगा या हड्डी का व्यापार करता होगा, या बहेलिया हो, मान लीजिए वो चिड़िया पकड़ करके अपना जीवन चलाता है या शिकार करके अपना जीवन चलाता है, आपने उसमें उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। आपके लिए जानवर महत्वपूर्ण है बनिस्बत जो है आदमी के। और उसी तरह से जो 1980 का फॉरेस्ट एक्ट है, उसमें आपने जो इस तरह से जंगलों पर आधारित समुदाय थे, आपने जंगल की तो बात की लेकिन जन की बात नहीं की। तो उसी को सुधारने के लिए 2006 का फॉरेस्ट एक्ट बना है, और उसकी जो है जो आत्मा है उसके अनुसार वो राज्य जो हैं उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से जो ये कॉन्फ्लिक्ट हैं, तब चाहे वो वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है, तब चाहे फॉरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए पैदा हो रहे हैं। आप ये देखिए कि ये हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि हम वहाँ पैदा हुए जहाँ माँ गंगा ने जन्म लिया। लेकिन अगर आप देवप्रयाग में जाएं, जहाँ पहले तो भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा बनती है, वहाँ मेरा एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पानी नहीं है, तो हम नीचे क्या वो छोला टुल्लू पंप इसमें डाल सकते हैं?
तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आप तो इससे जो है एक बूंद पानी जो है गंगा से नहीं ले सकते हो। और जबकि जो है तब चाहे बड़े बड़े जो लोग हों, कोका कोला वाले हों, फलाने वाले हों, पतंजलि वाले हों, वो जितना चाहें उस पानी का दोहन कर सकते हैं, लोकल लोग नहीं ले लेकिन स्थानीय लोगों को वो उस नदी का क्या करेंगे हम, उस गंगा का, जो गंगा हमारे किसी काम नहीं आ रही। अब टिहरी बांध देखिए, इतना बड़ा बांध बना, अब वहीं पर मदनडी आप चले जाइए, वहाँ पानी का 2 किलोमीटर पर भीषण संकट है। लेकिन अब दिल्ली जो है 40 लाख लोगों को पीने का पानी दे रहे हैं, और पानी दे रहे हैं, दें जरूर, हमारे भाई हैं, लेकिन इस तरह से आप स्थानीयता का और जिनका उस पर अधिकार होना चाहिए। अब मान लीजिए आप उसी को लगा लीजिए, टिहरी डैम में मछलियाँ हैं, अब वो मछलियाँ पकड़ने का जो है आप ठेका बड़े बड़े लोगों को दे देते हो। अरे भाई, स्थानीय बच्चों को दो, उनको रोजगार मिलेगा। वो उसमें सिल्ट भर रही है, आप उस रेत को निकालने का उनको स्थानीय बच्चों की सोसाइटी बना के उनको देने का काम करो, तो उत्तराखंड में बेरोजगारी तो रहेगी ही नहीं। तो इस तरह से जो उनके पुश्तैनी हक हकूक हैं, अधिकार हैं, जो उनका होना चाहिए, उस पर आपने कब्जा कर लिया है। तो किशोर उपाध्याय और उसके साथियों की लड़ाई ये है कि वहाँ के लोगों को जीने का अधिकार मिले, वहाँ के लोगों पर वहाँ की जो संपदा है उनका अधिकार मिले। तो ये वनाधिकार आंदोलन में जब उन्होंने देखा कि ये इस तरह से इन लोगों के हितों पर कुठाराघात हुआ है, और सोनिया गांधी जी का इस मामले में बड़ा विराट जो है उनकी सोच है, तब 2006 में ये कानून बना। लेकिन दुख का विषय ये कि 2006 से लेकर के अब तक जो उस कानून की आत्मा है, उस ढंग से किसी भी राज्य ने उसको लागू नहीं किया है। तो मेरी लड़ाई ये है, और मैं चाहता हूँ, हमने 4 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी से लेकर के हर सांसद, विधायक तक अपनी बात पहुँचा दी है। बल्कि विधानसभा में मैं चाहता था कि एक प्रस्ताव पारित हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को आए कि हमको ये सारी जो हैं अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं वो प्रस्ताव पारित किया। बल्कि मुझे तो उस दिन जब मैं गया अपनी चिट्ठी देने के लिए, जबकि मेरा अधिकार है कि मैं जो वहाँ की VIP गैलरी है वहाँ तक जा सकता हूँ मैं, तो वहाँ मुझे गिरफ्तार कर लिया, बाहर फेंक दिया वहाँ से जो है परिसर से। तो उनको प्रस्ताव पारित करना चाहिए। और ये जो है जो वनाधिकार कानून का के जो मुद्दे हैं, वनाधिकार आंदोलन के, ये जो अगले विधानसभा के चुनाव हैं उससे पहले दोनों सरकारों को, राज्य और केंद्र सरकार, उसमें जो 7 मुद्दे हैं वो तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के, खाली एक मुद्दा है जो रिजर्वेशन का है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना है। तो राज्य सरकार को वो सारे के सारे बिंदु स्वीकार करने चाहिए, और केंद्र सरकार को जो है उत्तराखंडियों को केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण देना चाहिए। ये हमारी मांग है। एक जो बहुत बड़ा वहाँ पे इशू है, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, तो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर के हिस्सा है, और शायद हिमाचल का भी कुछ हिस्सा है जो शेड्यूल्ड एरिया में आता है। 371 में जो हुआ है प्रावधान है, तो उसके कारण उनकी जो आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्टेड है, और वहाँ से कोई आदमी लोकल लोगों से छीन के या लोकल लोगों से के हक को छीन के नहीं ले सकता है। यानी स्थानीय संसाधनों पे स्थानीय लोगों का ही हक है। और ये मांग शायद उत्तराखंड में कभी नहीं हुई है। जैसे कि जम्मू कश्मीर तो 370 था, हम 370 की बात नहीं करते हैं, 371 की बात करते हैं। वो अगर लागू होता तो शायद जिस तरह से आज उत्तराखंड पर दूसरे लोगों का कब्जा हो रहा है, और जैसे आपने झारखंड की बात की या छत्तीसगढ़ की बात की, तो वहाँ आदिवासी शेड्यूल्ड एरिया है, वहाँ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो हमारे उत्तराखंड के साथ एक दुर्भाग्य रहा है कि इसको शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में भी घोषित नहीं किया। बहुत छोटा सा एरिया है जो चक्राता का एरिया है, या थोड़ा सा और एरिया है जो शेड्यूल्ड एरिया में। अदरवाइज पूरा पहाड़, चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट हो, वहाँ कोई भी आके, जैसे आपने कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात की, बड़े बड़े नेताओं के वहाँ पे रिजॉर्ट है, तो वो कब्जा जो हो रहा है, तो ये क्या 371 के जो कुछ प्रावधान है जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं बाहर के लोगों को वहाँ के स्थानीय परंपरा या स्थानीय कल्चर से छेड़छाड़ न कर सके, वो भी होना चाहिए। नहीं, आपको याद होगा रोशन जी कि जब यहाँ लोकसभा में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जो पुनर्गठन विधेयक लाया गया, और उसको जब हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हरीश रावत जी और हम सब लोग थे,
और जब हमने देखा कि इस पर कुठाराघात हो रहा है उत्तराखंड पे, तो हमने ये सब बातें जो हैं उसमें संशोधन, क्योंकि हम तो लोकसभा में थे नहीं, जो लोकसभा में थे उन्होंने उस समय ध्यान दिया नहीं, तो हमने जितेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संसद सदस्य थे, तो उनके माध्यम से हमने हाउस में उठाने की कोशिश की। और हमारी सीधी मांग थी कि आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक वहाँ के राज्यों के ज़मीनों के बारे में अपने कानून है। आप बगल में हिमाचल है हमारा, आप जाकर के कोई उत्तराखंडी जो है वो, अब उन्होंने ज़रा सा घर बनाने के लिए ज़रूर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिए हैं, 200 गज ज़मीन आप ले सकते हो, लेकिन आप वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते। ये अकेला राज्य है जहाँ के लिए आपने कोई भू कानून बनाया ही नहीं। और जब हमने मांग भी की उसमें, बल्कि मैंने तो कहा कि भाई यहाँ 370 लगनी चाहिए, लोगों ने मेरा विरोध किया उस समय। और जबकि जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले वहाँ तो कहते थे कि उत्तराखंड में 370 लगे, और वहाँ जम्मू कश्मीर में कहते थे कि यहाँ हटाई जाए, बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन उसमें था। तो ये हमसे बड़ी भारी गलती हुई है जो हमने उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। अब जैसे वहाँ ऐसा नहीं है, अब जैसे चक्राता वाला क्षेत्र है, अब चक्राता के सामने आप नैनबाग चले जाइए, आप बड़कोट चले जाइए, अरे भाई उसी तरह की परिस्थितियाँ वहाँ भी हैं, उसी तरह की परिस्थितियाँ पौड़ी में हैं, उसी तरह की परिस्थितियाँ चमोली में हैं। हो सकता है ट्रेडिशन में थोड़ा बहुत अंतर हो। तो मेरी मांग ये है कि भाई जैसे चक्राता में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती है? उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ के लिए उस तरह का जो है कानून बनना चाहिए। तो यही हमारी लड़ाई है। और क्योंकि अब उस तरह के सरोकारों के प्रति जो है, मैं विशेषकर नौजवान पीढ़ी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनको अपने हितों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि जो अब विधानसभा चुनाव आ रहा है उससे पहले ये दोनों सरकारें इन सब चीज़ों को मान ले, और अगर नहीं मानेंगे तो ये 22 का चुनाव इस पर नहीं होना चाहिए कि ये जातिवाद पर नहीं होना चाहिए, दारूवाद पर नहीं होना चाहिए, या और दूसरे मुद्दों पर नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इस पर नहीं होना चाहिए। जो वनाधिकार के मुद्दे हैं उस पर होना चाहिए। और जो भी चुनाव लड़े उससे सवाल पूछना चाहिए मतदाता को कि भाई तुम अगर ये लेकर के आ रहे हो या कब तक लाओगे, तो तब तो यहाँ आओ, नहीं तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी कोशिश होगी, मैं 4 साल से इसमें कोशिश में लगा हूँ, और इसलिए नहीं लगे हम। देखिए उत्तराखंड को आप अगर ये सोचें कि साहब यहाँ 5 वो हैं सांसद हैं, 3 जो है राज्यसभा के हैं, 8 हो गए। आपको इस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि जो गंगा में लोगों की आस्था है, उस आस्था में अगर एक बूंद गंगा जल मिल जाए मरते वक्त, तो आदमी सोचता है मेरे सारे पाप कट गए और मैं स्वर्ग चला गया। उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि उत्तराखंड के पानी पर हमने, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मेरी पार्टी तो इस पक्ष में नहीं थी उस समय, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने कहा, नरसिम्हा राव जी ने डांटा मुझे कि हमारी पार्टी इस पक्ष में नहीं है, तुमने जो है वो शुरू करवा दिया वहाँ पौड़ी से इस तरह से, और वो बाद में इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो हमने कहा साहब हमको अपने लिए नहीं चाहिए, यहाँ दिल्ली सुरक्षित नहीं रहेगी अगर गंगा यमुना में पानी नहीं रहेगा। मैंने कहा जब आप यहाँ आए थे तो यमुना में उसका क्या वैभव था, मैंने कहा किस तरह से उसका उस समय स्थिति थी, और आज मैंने कहा स्थिति देख लीजिए। तो आप ये देखिए कि लगभग 60 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है। 60 करोड़ लोग जो हैं वो गंगा और यमुना और जो उत्तराखंड की नदियां हैं, उसकी सहायक नदियां, उस पर जिंदा रहते हैं। जीवन के लिए सबसे पहली आवश्यकता ऑक्सीजन की है, फिर पानी की, और फिर अन्न की है। बाकी चीज़ें तो फिर ऑर्नामेंटल हैं। तो इसलिए उत्तराखंड का नियोजन और उत्तराखंड के लोगों को सुखी रखना खाली हमारी जिम्मेदारी नहीं है देश की, बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा बनना चाहिए। जब हमने हिमालय बचाओ आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन किया, तब भी हमसे ये सवाल पूछे गए जगह जगह नॉर्थ ईस्ट में, तो हमने यही जवाब दिया कि भाई हमने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जिंदा रहें, ये दिल्ली वाले जिंदा रहें। तब एक नेता ने यहाँ 30 करोड़ रुपए में एक फ्लैट लिया, तो मैंने नरसिम्हा राव जी को कहा, मैंने कहा कल अगर यहाँ पानी ना हो तो मैंने कहा वो 30 करोड़ का फ्लैट जो है कोई 5 पैसे में लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी राजधानी के लोगों की है, क्योंकि यहाँ राजधानी ये शक्ति केंद्र है।
फिर जो बात आपने कही कि असल में उत्तराखंड केवल उत्तराखंड के लोगों का नहीं है, वो देश का है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का है, क्योंकि उत्तराखंड आपको जंगल दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, पानी दे रहा है। अगर देश के बाकी हिस्सों में क्लाइमेट चेंज होता है, वहाँ की गंगा अगर सूख जाती है या अगर वहाँ के ग्लेशियर पिघल जाते हैं, जंगल खत्म हो गए, तो पूरा देश इससे प्रभावित होता है। तो ये लड़ाई जो बार बार बात होती है कि रॉयल्टी मिलनी चाहिए ताकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना हो, ज्यादा वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए जो जो कारक जिम्मेदार हैं उनका उत्सर्जन ना हो, तो वो तभी होगा जब यहाँ से उनको रॉयल्टी मिले और हमारा उत्तराखंड सुरक्षित रह सके। तो क्या आप ये मान के चलें कि जो अगला चुनाव होगा 2022 का, उसमें आपकी तरफ से जो चुनाव घोषणा पत्र होगा उनमें इन सब बातों का जिक्र होगा? नहीं, आप रोशन जी ये देखिए कि अगर उसका आकलन करें, देखिए ये एक बड़ा भारी जो है ना भगीरथ प्रयत्न है। हम कार्बन न्यूट्रल स्टेट है, उसमें जो है वो सरकारें ध्यान ही नहीं देती, केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। अभी आपने जो क्लाइमेट चेंज की बात की है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन। आप ये देखिए कि जो गोमुख ग्लेशियर है वो लगभग 25 किलोमीटर पीछे चला गया है। आप कल्पना करिए कभी कि अगर गंगा यमुना में पानी नहीं रहेगा तो इस देश की स्थिति क्या होगी। और अभी जो रिपोर्ट आई है क्लाइमेट चेंज की कि अगर जो हिमालय की जो बर्फ़ है अगर वो पिघल गई तो मेरे ख्याल से बॉम्बे हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस तरह के जितने वो हैं द्वीप हैं, श्रीलंका है, दमन दीव है, सिंगापुर है, तो वो सारे के सारे जो है 10-20 मीटर जो है वो पानी में होंगे, वो डूब जाएंगे, बांग्लादेश डूब जाएगा। पता नहीं हम लोग जो हैं क्यों उस पर ध्यान नहीं देते। तो खाली उसका जो असर पड़ेगा खाली जो है हिंदुस्तान पर थोड़ी पड़ेगा। ये दक्षिण जो हमारा साउथ ईस्ट ओशन वाला जो इलाका है उस पर थोड़ी पड़ेगा, वो तो फिर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हिमालय के लिए एक सतत समावेशी विकास की नीति बननी चाहिए, जो है मिडिल हिमालय के लिए जो है इंक्लूसिव जो है वो नीति बननी चाहिए। हम बहुत लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं जब सब खराब हो जाता है तब जाकर के जो है लोग इस पर सोचते हैं। मैं तो 1991 में पूरे प्लानिंग कमीशन को वहाँ ले गया था। आज दुख का विषय ये है कि मध्य हिमालय के विकास का अब कोई मॉड्यूल ही नहीं है। मैंने उस समय कहा था कि यहाँ उत्तरकाशी से माँ गंगा निकलती हैं, तो इसलिए उत्तरकाशी को मिडिल हिमालय के विकास का मॉड्यूल बनाना चाहिए और उसको पूरे फिर मध्य हिमालय में जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के और वहाँ तक आज हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे बीच में नहीं है, उनको नमन करते हुए उनके नेतृत्व में हमने जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक वो यात्रा की और उसमें लोगों को जगाने का काम किया। लेकिन अब जगाएं क्या, जो है कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उत्तराखंड की एक और जो बड़ी समस्या सामने आ रही है कि जैसे वहाँ पे भू कानून नहीं है, आपने बताया, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इसमें उत्तराखंड में, क्योंकि दिल्ली का हर आदमी चाहता है कि उत्तराखंड में एक घर हो और होटल हो, तो होटलों के कारण वहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उत्तराखंड की जो जनसंख्या है, जनसंख्या का घनत्व है, वो भी चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो वहाँ पे जो स्थानीय लोगों की डिमांड है कि ऐसा कानून बन जाए कि बाहर के लोग, जैसे हिमाचल की हम बात करें कि 200 मीटर या 250 मीटर इससे ज्यादा न लें, और वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन रहे ताकि वहाँ की आबादी ना बढ़े, डेमोग्राफी चेंज ना हो, और वहाँ जो हिमालय की हम बात करें कि वो सुरक्षित रहे, वो रह पाए। तो इस मुद्दे को आप किस रूप में लेते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ है, वो हैशटैग चल रहा है इस समय, अगर सोशल मीडिया पर देखें उत्तराखंड मांगे भू कानून, तो उसको केंद्र सरकार भी उसको लिए चिंतित है और उत्तराखंड की सरकार जो भी भाजपा की सरकार है उसका भी कहना है कि हम इसमें संशोधन करने के लिए कुछ इस पर विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे। उस पर क्या स्पष्ट विचार है आपका? नहीं, आप ये देखिए ना कि जैसे कुछ भावनात्मक मुद्दे होते हैं, जैसे गैरसैंण का मुद्दा था, लेकिन वो जो है वहाँ तो कुछ बना नहीं गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में बना। तो सबसे पहले मैंने उस मुद्दे को उठाया, मैंने कहा भाई ये बताओ ये भराड़ीसैंण का क्या अपराध है, तुम भराड़ीसैंण क्यों नहीं कहते? अब जो भू कानून है अब वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। आप जिस भू कानून की बात कर रहे हैं आप खाली 9% जमीन की बात कर रहे हैं, और जो वनाधिकार आंदोलन है वो तो उत्तराखंड के 100% जमीन की बात कर रहा है।
उसमें जल की भी बात कर रहा है, जंगल की भी बात कर रहा है, जन की भी बात कर रहा है। अच्छी बात है कि लोगों ने जो है उत्तराखंड मांगे, भू कानून बनना चाहिए, लेकिन आप उसमें जो है वहाँ के 100% ज़मीन की बात करो। आप उसमें बात करो कि जो आपका जो 1980 का जो फॉरेस्ट एक्ट है उसमें संशोधन होना चाहिए। आप उसमें बात करिए कि जो और बाकी जो कानून वहाँ के बारे में बने हैं, आपने जो ये वाइल्ड लाइफ के जो कानून बनाए हैं, इको सेंसिटिव जोन के जो कानून बनाए हैं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए और उन कानूनों को जनहित में जो है उनका संशोधन होना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, हमारे उत्तराखंड के लोग बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। विश्व में मेरे ख्याल से ऐसा कोई दूरगम से दूरगम इलाका ना हो जहाँ पर वो लोग नहीं है और अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे इतने लोग हैं। अगर हम इस संकीर्णता में जाएंगे, उसकी भावना संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। उसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि उसमें थोड़ा मुझे संकीर्णता दिखाई दे रही है कि बाहर का कोई आदमी ना आए यहाँ। उसमें ये होना चाहिए कि हम ये क्यों नहीं चाहते, इसलिए कि आपकी सुरक्षा के लिए नहीं चाहते हैं हम। अगर दिल्ली, हाँ, जो हिमालय को बचाना है, यहाँ के जल जंगल जमीन और पानी को बचाना है, उससे पहले यहाँ के जन को बचाना बहुत जरूरी है। और आज के दिन में सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि लोग गांव के गांव खाली हो गए, भुतए गांव हो गए। और इसमें तो जो है वो खुद इन्होंने जो पलायन आयोग बनाया, पता चला उसके जो सारे के कर्ता धर्ता थे और जिन्होंने वो आयोग भी बनाया था, वो खुद ही पलायन करके देहरादून आ गए थे। अब आप उनको जो है पलायन आयोग उनको दे रहे हो, तो इसका सबसे बड़ा जो क्यों आए लोग, उसके दो कारण हैं। एक तो आप वहाँ आपने उनको रोजगार जो है उपलब्ध नहीं करवाया, दूसरा आपने जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, तीसरा यह है शिक्षा की आपने विस्तार नहीं की। तीन ही तो परेशानी है। अगर आप इन तीन चीज़ों का समाधान निकालो, जिसको कि वनाधिकार कानून निकाल रहा है, वनाधिकार आंदोलन निकाल रहा है, तो कोई अपना गांव क्यों छोड़ेगा? मैं अपना गांव पाली क्यों छोड़ूंगा, या कोई दूसरा जो है आप अपना गांव क्यों छोड़ेगा? भाई, आपके पिताजी तो वहाँ के बड़े मानिंद आदमी रहे हैं और आपको दिल्ली आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि वहाँ कोई अवसर है ही नहीं। तो इसलिए इस समय अगर, तब चाहे भू कानून के कारण हो, तब चाहे वनाधिकार के कारण हो, या दूसरे कारणों से हो, तो कम से कम लोगों का फोकस आया है। और अगर हिंदुस्तान को जिंदा रहना है, भारत को जिंदा रहना है, तो उत्तराखंड जिंदा रहेगा, वहाँ के लोग जिंदा रहेंगे, तभी जो है हिंदुस्तान भी जिंदा रह सकता है। ये मेरे ख्याल से लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ से खाली 5 MP आते हैं। उसको बड़े फलक पर सोचना पड़ेगा कि उत्तराखंड की जो महत्ता है और उत्तराखंड का जो योगदान है वो अभूतपूर्व है। तो इसलिए इन कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए और निश्चित रूप से उस आलोक में जो है भू कानून बनना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। और एक सवाल मेरे आपसे है कि 20 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, 20-21 साल, इसमें 10 साल आपकी भी सरकार थी और आप सरकार के हिस्से में थे। आप, ऐसी क्या वजह होती है कि सरकार में आने पर, चाहे आप आए या बीजेपी आए, इन कानूनों की, जिन कानूनों की हम चर्चा कर रहे हैं, उन कानूनों की समीक्षा नहीं हो पाती या हम ऐसे कठोर कानून नहीं बना पाते? क्या राजनीतिक मजबूरियां होती हैं? देखिए, जब राज्य बना तो राज्य शुरू से ही विवाद का विषय रहा। ऐसा नहीं है कि भू कानून नहीं बने। नरेंद्र तिवारी जी के सरकार ने भू कानून बनाया कि उस समय आप 500 गज से ज़्यादा यहाँ या 500 मीटर से ज़्यादा ज़मीन नहीं ले सकते हो। विजय बहुना जी के वक्त में भी बना, हरीश रावत जी के वक्त में भी जो है कानून बना कि भाई यहाँ की ज़मीनें खुर्द-बुर्द ना हो। मेरा तिवारी जी के साथ जो बड़ा जो थोड़ा सा अंतर्विरोध हुआ, जब सिडकुल और जो ज़मीनें जो हैं वहाँ लोगों को दी गई, तो मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा हमको यहाँ इंडस्ट्रियल पैकेज नहीं, एनवायरमेंटल पैकेज मांगना चाहिए, जिस पर कि आपका ये एनहेंस हुआ है, बजट भी एनहेंस हुआ है उसमें केसीपन जी की कृपा से। लेकिन अब उस समय मैं एक छोटा सा मंत्री था, आधा मंत्री था, तो इसलिए उस पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। मैं तो हमेशा जो जनहित की बात होती है, जैसे उत्तराखंड आंदोलन में पहला व्यक्ति था कांग्रेस की तरफ से, मैंने और सतपाल महाराज जी ने AICC से रिजाइन किया था उस समय आंदोलन के दौरान। उसी तरह से जब परिसीमन वाला मसला आया तो मैं कितना लड़ा उसके लिए, मेरी सरकार ही खुद उससे नाराज़ हो गई। आज परिसीमन वाला बड़ा मसला आपके सामने आने वाला है। भू कानून वाला जो मसला है वो निश्चित रूप से बड़ा मसला है।
और हमारे हाथ में अगर चीज़ें आएंगी तो हम उसको विराट फलक पर जो है, जिससे उत्तराखंड ही नहीं, जिसमें कि भारत भी समाहित हो और विश्व भी समाहित हो, उस तरह की कोशिश करेंगे। लोगों को बताएंगे कि ये हमारी संकीर्णता नहीं है। हम दिल्ली को बताएंगे कि हमारी संकीर्णता नहीं है, हम आप जिंदा रह सको इसलिए ये भू कानून की, वनाधिकार आंदोलन की और इन सब चीज़ों को कर रहे हैं कि जिससे गंगा यमुना में पानी रह सके और ये हिमालय की जो श्वेत जो चोटियां हैं उसमें बर्फ़ रह सके, उसमें आप लोगों का जीवन चल सके, वो ज़रूरी है। तो जनता जितनी ताकत देगी उतना ही लड़ सकते हैं। मैं टिहरी बांध के बारे में कितना लड़ा, लेकिन नहीं जो है सफलता मिल सकी, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या क्या है कि जब तक आपको जन समर्थन नहीं मिलता है तब तक बड़ी भारी परेशानी हो जाती है। मेरे ख्याल से ये बहुत सही समय है जब लोगों को समझना चाहिए कि उत्तराखंड सुरक्षित रहेगा, उत्तराखंड का जल जीवन, फ्लोरा फौना, पानी सुरक्षित रहेगा, तभी आप लोग भी जिंदा रहोगे। नहीं तो फिर जो है एक एक बूंद पानी के लिए तरसोगे। और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, पहले तो हम अपने पूर्वजों की जो पितृदेवता हैं उनकी फूलमाला चढ़ाते हैं, और तब वो हमारे पोते पोती बच्चे क्या चढ़ाएंगे। ये मेरे ख्याल से आज की पीढ़ी को समझना चाहिए और सोचना चाहिए। और ये जो है जन सरोकारों की बात है, लोगों को जिंदा रहने की बात है, और इस पर निश्चित रूप से विचार विमर्श भी होना चाहिए और नए तरीके से इस बारे में अवधारणा हमको बनानी चाहिए। आपने परिसीमन की बात की, शायद 2025 या 26 में परिसीमन होगा, तो तब उत्तराखंड की सीटें, पहाड़ी सीटें मैदानों की तरफ आ जाएंगी और फिर जो उत्तराखंड की पहचान है हो सकता है कि वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि सभी सीटें देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार तक सिमट जाएंगी। क्या फिर दोबारा से ऐसी डिमांड होगी कि जनसंख्या को आधार न बनाया जाए उत्तराखंड के लिए, खासकर जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें उत्तराखंड भी है, वहां भौगोलिक आधार पर ही बनाया जाए, क्योंकि अगर जनसंख्या हम आधार बनाएंगे तो पहाड़ तो वहां से पलायन हो ही रहा है, वहां सीटें नहीं बचेंगी। नहीं, मैंने उस समय जो है बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उस समय भी सारे सर्वपक्षीय आंदोलन किया। उस समय भी जैसे हम इस समय वनाधिकार के लिए कर रहे हैं, उसमें सब लोग आए, खाली बीजेपी वाले उसमें नहीं आए। और मैंने बड़ी मुश्किल से उसको विधानसभा में लाया कि यहाँ से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, क्योंकि मैं सारे विधायकों का, पर अधिकतर विधायक जो थे यहाँ दिल्ली प्रतिनिधिमंडल लेकर के आया। यहाँ मेरे बड़े भाई थे, हमने साथ में काम किया था अमेठी में, हंसराज भारद्वाज जी कानून मंत्री थे। उन्होंने मुझे कहा कि किशोर तुम दो चीज़ कर दो, या तो गवर्नमेंट लिख करके भेज दे कि अभी हमारे यहाँ परिसीमन हुआ है इसलिए परिसीमन नहीं होना चाहिए, या फिर विधानसभा प्रस्ताव पारित करके भेज दे। मैं वापस गया अपने मुख्यमंत्री जी के पास, वो उसके लिए तैयार नहीं हुए, हमारी गवर्नमेंट चली गई। हमने तो हर जिले में उस पर जो है वो किया, जो है बड़ी बड़ी मीटिंगें की, और उसके बाद जो है भाजपा की गवर्नमेंट आ गई, खंडूरी जी जो है मुख्यमंत्री गए, उनको भी मैंने कहा, वो भी जो है ये प्रस्ताव दिल्ली भेजने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं और जो झारखंड वगैरह है इसमें इस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने दी है। जैसे केरल के लोगों ने उस समय ऐतराज़ किया कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमने जनसंख्या नियंत्रण में काम किया है, अब हमारे यहाँ जनसंख्या कम हो गई तो तुम उसका हमको ये पारितोषिक देने के बजाय दंड दे रहे हो कि हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें कम हो जाएं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप संविधान को देखोगे, उसमें जिन धाराओं में परिसीमन जो है वो गवर्न होता है, उसमें एक बड़ा, वो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने हर जगह जो है वो आपके लिए व्यवस्था कर रखी है। उसमें उन्होंने एक शब्द लिखा कि भाई प्रैक्टिकेबिलिटी, व्यवहारिकता। अगर आप उस व्यवहारिकता शब्द का अगर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अगर आप उसको जो है परिभाषित करते हो तो मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप अपने हिसाब से करोगे, हमने यही बात रखी थी इलेक्शन कमीशन के सामने भी, और बल्कि हम तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन अब उस समय नहीं चल पाई हमारी जो है, तो उसमें कहीं जो है संविधान में कोई परेशानी नहीं है, खाली एक शब्द को आपको सही ढंग से परिभाषित करना है। उसमें कह दीजिए कि भाई हम जो है इसमें 20% जो है, जो इस तरह के ध्रुव इलाके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में आप क्या व्यवस्था आप करते हैं वो देखना पड़ेगा,
बल्कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि उनको इन मुद्दों को इस समय उठाना चाहिए, जिससे भविष्य में जो परिसीमन हो, जो इस तरह के फार फ्लंग एरियाज हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल सके। आज सबसे बड़ी परेशानी जो है संविधान में ये है कि जो आप विधानसभा और लोकसभा के जो क्षेत्र हैं, उनका आपने आधारी जनसंख्या रखा हुआ है। तो उसको संशोधित करके उसमें इस शब्द को जो है, जो व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं, जिस तरह के ये ध्रुव इलाके हैं, उसको अगर जो है ना, आप लक्षद्वीप में बताइए कितने पर जो है वो सांसद हो जाता है। आप दमनदीप में चले जाइए, 25,000 पर जो है सांसद चुन लिया जाता है। आप अंडमान में चले जाइए, वहाँ 20-25 हज़ार में सांसद चुना जा रहा है। तो फिर जो है उत्तराखंड जैसे जो बहुत ही ध्रुव इलाके हैं, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और मैं इसके पक्ष में हूँ। और जब हमने पिछली बार भी शुरू किया था, जब 27 में होगा तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे, जितनी हमने ताकत है उतना उठाएंगे। अब लोग नहीं साथ देते हैं। सबसे बड़ी समस्या रोशन जी ये है कि जनता जो है इस मामले में फिर जो है वो डिफरेंट हो जाती है, वो सोचती नहीं है कि हमारे भविष्य की बात है। तो मैं इस पक्ष में हूँ कि वहाँ की जो स्थिति है पर्वतीय क्षेत्रों की या हर क्षेत्रों की जो स्थिति है, उसको भी अकाउंट फॉर किया जाए। और तब इन विधानसभाओं का, या मैंने तो कहा था 100 विधानसभाएं सीट होनी चाहिए। और आप नीचे सीट बढ़ाइए, लेकिन ऊपर की सीटें कम मत करिए। और कम से कम 10 लोकसभा क्षेत्र जो है वहाँ होनी चाहिए उत्तराखंड में। और ये मैं जब अध्यक्ष था तब मैंने यहाँ की सरकार, अपनी सरकार के द्वारा जो है ये केंद्र को प्रस्ताव भी भिजवाया। एक बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन का, जो आपने उसका जिक्र किया। 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, आपके हिसाब से इस समय कौन सी चुनौतियां हैं उत्तराखंड के लिए, और उन चुनौतियों का आपके हिसाब से क्या समाधान होना चाहिए, और क्या वो मुद्दे होंगे जो आप चुनाव में लेके जाएंगे? देखिए, उत्तराखंड तो चुनौतियों का भंडार है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि आपको जानकारी तो है ही कि पहले जो है वहाँ जब जिसको सुईली कहते हैं, गर्भवती जो स्त्री होती है, तो वो जो है उसको पहले वो जो ओबरा होता है जिसमें हमारे पशु भैंस रहते हैं, उसमें बंद करके धुआं लगा देते थे। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं और मेरी माँ दोनों जिंदा रही। तो ये देखिए कि हमारा तो एक एक जो पर्वतीय क्षेत्र का वो है, गांव है। अब खैर सड़कें वड़कें हो गई तो तब जो है नई स्थिति बनी है। नहीं तो पहले आप जाओ तो बगल में जाओ, पता चला पैर फिसल गया पगडंडे से, तो आप नीचे गड्ढे में चले गए, खत्म हो गए। कहीं सांप निकल गया, कहीं बिच्छू निकल गया, नहीं तो जो है बाघ ही निकल गया, जंगली जानवर ने आपको मार दिया, सांप ही ने काट दिया। तो हमारा एक एक क्षण जो है वो संघर्ष में बीतता है। इसलिए हमारा एक अलग तरह का नेचर है चीज़ों से लड़ने का। 22 का जहाँ तक वो है, निश्चित रूप से वहाँ पलायन सबसे बड़ा सवाल है। हमने तो पहले भी कहा था कि भाई आप जितनी खाली ज़मीन पड़ी हुई है उसमें अच्छे वृक्ष लगाइए और उनको जो है वो वृक्षों का बोनस दीजिए वहाँ के लोगों को। अब उसमें हमने कहा था कि एक नाली ज़मीन पर अगर 10,000 रुपये आप वहाँ के किसान को दे देते हैं तो वो क्यों जाएगा इधर, मुझे बताइए। यहाँ ये सड़ी गर्मी के लिए, यहाँ दिल्ली या बॉम्बे या कहीं भी अगर हम रोज़गार की वहाँ अच्छी व्यवस्था कर दें, जो कि हम कह रहे हैं कि परिवार के एक सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए वहाँ की, अगर हम वहाँ के बच्चे की शिक्षा की सही व्यवस्था कर दें और स्वास्थ्य की सही व्यवस्था कर दें, तो मेरे ख्याल से वहाँ पलायन कोई बाहर क्यों आएगा, क्यों जाएगा। तो ये तीन जो है ये महत्वपूर्ण, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर इन तीन चीज़ों का हम समाधान निकाल लेंगे तो उत्तराखंड जो है दोबारा बस जाएगा। अब पहले भी तो था, जब हम बचपन में थे तो सारा का सारा तो खाली गुड़ और नमक लाते थे हम बाहर से, बाकी तो सारी की सारी चीज़ें जो है वहीं पैदा होती थी। अब हमारे थी 500 बकरियां थी, 10-12 भैंसें थी। अब आजकल हमने छानियों में चला जाना था, जंगल में। तो हम वही कह रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें हमको वहाँ फॉरेस्ट ड्वेलर मानते हुए जो बाकी उसमें जो आपने व्यवस्थाएं कर रखी हैं वो हमको क्यों नहीं देते हो। मेरा गांव पाली जंगल के बीच में, बांज के जंगल के बीच में, तो आप हमको वनवासी क्यों नहीं मान रहे। और उस तरह से जो संविधान में बाकी लोगों को सुविधाएं दी हैं, चक्राता में दी हैं, नॉर्थ ईस्ट में दी हैं, वो हमको क्यों नहीं दे रहे हो। हमारी लड़ाई ये है। और निश्चित रूप से 22 में
हम वनाधिकार के जो मुद्दे हैं उनको जो है, अगर सरकारों ने तब तक माना नहीं तो उनको हम चुनाव के मुख्य मुद्दे बनाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और जो ऐसी चुनौतियां हैं जो भविष्य को तय करेंगे, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए तय करेंगे। उसमें हमारा जंगल है, जानवर है, हमारा पानी है, हिमालय है, इन सब की चिंता करनी है। और जो वनाधिकार आंदोलन चल रहा है वो बहुत बड़ा फलक है। उस आंदोलन को, अगर वो आंदोलन सफल होता है तो वो पूरे उत्तराखंड के भविष्य के लिए होगा, उत्तराखंड के लोगों के लिए होगा। किशोर जी, मैं आप उम्मीद करता हूँ कि 2022 का जो चुनाव हो उसमें ये सब मुद्दे हों, और इन मुद्दों के आधार पर उत्तराखंड का भला हो सके, उत्तराखंड के लोगों का संरक्षण हो सके। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप ही लोगों के सबके सहयोग से हो पाएगा। धन्यवाद। तो